स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अनु कपूर। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी श्रोताओं का जो 92.7 बिग एफएम पर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और उन सभी दर्शकों का जो स्टूडियो में मौजूद हैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के शो में बताऊंगा आपको किस बच्चे को B.R. चोपड़ा ने एक दिन टिन के डब्बे ले जाते हुए देखा और भीड़ में ताली बजाने का रोल दे दिया, लेकिन वो बच्चा अपनी कलाकारी से ताली बजाने वाले जूनियर आर्टिस्ट की जगह एक रोल कर गया और रोल करते करते एक दिन बन गया एक मशहूर और मारूफ कॉमेडियन। ये बच्चा कौन था, ये राज खुलेगा आज के इस शो में। और क्यों एक फिल्म की वजह से दादा मुनि यानी अशोक कुमार की टूट गई मंगनी, और बताऊंगा कि फिल्मों में गीत लिखने से बिदकने वाले, फिल्मों के गीतों के ऑफर को रिफ्यूज करने वाले शैलेंद्र जी किन हालातों की वजह से राजी हो गए राज कपूर की फिल्म में गीत लिखने को। और इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि एक लड़की ने किस तरह से धोखा दिया राहुल देव बर्मन को, और जिसने धोखा दिया, जिसने चक्कर लगवाए, उसी को R.D. बर्मन दिल दे बैठे। ये सब आज के इस शो में। सबसे पहले बात हिंदी सिनेमा के उस कलाकार की जो बचपन की गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से सर्वाइवल के लिए सड़कों पर साबुन गंगा पतंग बनाकर बेचा करता। ये बच्चा एक फैक्ट्री में टिन के डब्बे भी बना देता था और यही बच्चा बन गया एक दिन हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ कॉमेडियन जगदीप साहब। जोरदार तालियां जगदीप साहब के लिए। जगदीप साहब का असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। उनके दोनों फर्जंद खास अभी नाविद जाफरी और जावेद जाफरी दोनों फिल्म्स और टेलीविजन पे बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं दोनों। जगदीप साहब का जन्म दतिया में हुआ था, मध्य प्रदेश दतिया, और 6 साल की नन्ही उम्र में ये बच्चा सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी अम्मी के साथ दतिया से आ गया बम्बई। वालिद साहब वकील थे बॉम्बे में, लेकिन न जाने क्या हालात थे, क्या वजूहात थी, क्या कारण थे, जिसकी वजह से माँ बाप साथ नहीं रहते थे और बालक जगदीप को अपनी माँ के साथ रहना पड़ा। हिंदुस्तान के बंटवारे के पहले परिवार के पास मध्य प्रदेश के दतिया में एक बड़ी कोठी हुआ करती थी। कोठियों में रहने वाले अब बंबई में एक छोटे से घर में रहते थे। गरीबी मुफलिसी की वजह से छोटी सी उम्र में ही इस बच्चे को काम करना पड़ गया। चाइल्ड लेबर, कभी टिन के डब्बे बनाना, पतंगे बना के बेचना। बचपन के अभावों ने, गरीबी ने, मुफलिसी ने इस बच्चे को एहसास करवा दिया पैसे की क्या कीमत होती है। एक दिन की बात है कि B.R. चोपड़ा ने इस बच्चे को देखा टिन के डब्बे ले जाते हुए। इत्तेफाक देखिए, अफसाना फिल्म बना रहे थे वो और उन्हें भी कुछ बच्चों की तलाश थी। इस तरह का कुछ सीन था। उन्होंने इस बच्चे को देखकर कहा कि फिल्मों में काम करोगे? बच्चे ने कहा पैसे कितने दोगे? चोपड़ा साहब ने कहा 3 रुपए। 3 रुपए की बात सुनकर बच्चा मान गया। चोपड़ा साहब ने कहा कल आ जाना स्टूडियो में। तो बताए टाइम पर वो अपनी अम्मी के साथ स्टूडियो पहुंच गया। स्टूडियो में और भी बहुत सारे बच्चे जमा थे और सीन ये था, स्टेज पर कुछ बच्चे उर्दू का प्ले कर रहे हैं और ऑडियंस में भी कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको ताली बजाना था प्ले की परफॉर्मेंस देखकर। जब रिहर्सल स्टार्ट हुई तो मालूम हुआ कि जगदीप बच्चे को ये ताली बजाने वाली भीड़ में खड़ा कर दिया गया। इसके 3 रुपए हैं और जिस बच्चे को स्टेज पर परफॉर्म करना था, उसको उर्दू में डायलॉग बोलने थे, वो डायलॉग ठीक से बोल नहीं पा रहा था। ऐसे में बच्चे जगदीप ने किसी असिस्टेंट से पूछा, जो प्रोडक्शन का असिस्टेंट था, कि अगर मैं ये डायलॉग बोल दूं तो क्या होगा? तो असिस्टेंट ने कहा तुम तो ताली बजाने के लिए आए हो, कितने रुपए मिल रहे हैं? जी 3 रुपए मिल रहे हैं हमको क्राउड में खड़े होने के। उसने कहा मुझे ट्राई करवा दो आप। और इस बच्चे जगदीप ने स्टेज पर जाके वो उर्दू के डायलॉग करेक्ट बोली। चोपड़ा साहब को भी पसंद आ गई, डायरेक्टर को भी पसंद आ गई और उसके बाद उन्होंने इसको ही शूटिंग के लिए चुन लिया। जो ताली बजाने के लिए क्राउड में गया था जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर, उसको प्रॉपर एक एक्ट करने का मौका मिला और यहीं से
पता लग गया कि इस बच्चे के अंदर कोई कलाकारी है और ये पहला कदम था जो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी ने उठाया था एक फनकार के रूप में, एक कलाकार के रूप में। और उसके बाद इनको फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी कलाकारी के बल पर एक दिन बन गए ये मशहूर कॉमेडियन जिनको हम जगदीप साहब के नाम से याद करते हैं। जोरदार तालियां जगदीप साहब के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। राहुल देव बर्मन को मिली एक लड़की ने ऑटोग्राफ लिया, कुछ दिन के बाद फोन किया और इनवाइट किया सिनेमा हॉल में। जब आर.डी. बर्मन वहां पहुंचे तो उसने एक ऐसी हरकत कर दी जिसने आर.डी. बर्मन का दिल तोड़ दिया। ऐसा दिल तोड़ा कि आर.डी. बर्मन को करना पड़ा उस लड़की का पीछा। ये मजेदार कहानी सुनाऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। तो जनाब मन, बात उन दिनों की है जब आर.डी. बर्मन एक बार अपने यारों के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके बड़े जिगरी दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ दार्जिलिंग गए। इत्तेफाक देखिए वहीं पर बंबई से आई हुई लड़कियों का एक ग्रुप भी घूम रहा था। एक लड़की आई और आर.डी. बर्मन से ऑटोग्राफ मांगा। आर.डी. बर्मन ने ऑटोग्राफ दे दिया। इस लड़की और आर.डी. बर्मन के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई। बात खत्म, छुट्टियां खत्म, वापस बंबई आ गए। एक दिन आर.डी. बर्मन के घर आ गया उस लड़की का फोन। क्या पॉसिबल है कि आप और मैं रीगल सिनेमा हॉल में गोल्ड फिंगर मूवी देखने चलें? ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, जबकि पंचम ये फिल्म देख चुके थे। लेकिन अगर एक लड़की आपसे ये कहे कि आप हमारे साथ फिल्म देखने चलेंगे, तो भाई ये फिल्म अगर हमने देखी हो तब भी जाएंगे और ना देखी हो तब भी जाएंगे। फिल्म देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लड़की का साथ इंपॉर्टेंट होता है। तो ना करने की कोई वजह नहीं थी। आर.डी. बर्मन ने अपने एक दोस्त असिस्टेंट जो हुआ करते थे, उनका साथ काम किया करते थे, मनूरी से भी कहा चल। थिएटर में नियत जगह पर मीटिंग पॉइंट ये पहुंचे। लड़की वहां थी। उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम है रीटा पटेल। वो उस दिन हल्के नीले रंग की शोख सी साड़ी, बालों में फूल लगाकर आई थी, चश्मा पहना हुआ था धूप का। सब अंदर गए, अंधेरा हुआ, फिल्म शुरू हुई और 5 मिनट के बाद ये लड़की अभी आई 2 मिनट में, ये कहकर चली गई और फिर लौटी नहीं। अब आर.डी. बर्मन को बेचैनी हुई, कहां है? वो बाहर आए तो संयोग देखिए उन्होंने क्या देखा कि रीटा पटेल नाम की लड़की एक काली एम्बेसडर में बैठकर निकल रही है। राहुल देव बर्मन भी एक टैक्सी में उसका पीछा करने लगे, लेकिन टैक्सी में इतना दम नहीं था कि काली एम्बेसडर को पकड़ सके। रीटा पटेल उड़नछू हो गई, वापस लौटे निराशा के साथ। और राहुल देव बर्मन ने ये बात बताई मनोरी को और अपने एक दोस्त के साथ भी ये किस्सा शेयर किया और ये डिसीजन लिया कि उस लड़की को किसी भी तरह से ढूंढ निकाला जाए। उस जमाने में फिएट के मुकाबले एम्बेसडर बहुत कम थी, तो पंचम के दोस्तों ने इधर उधर पूछताछ करके जिन लोगों के पास एम्बेसडर है उनकी एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी। पूरा जासूसी गिरी शुरू हो गई थी। दोस्त पूछते थे बता और क्या बोला था। तो ये जब प्रोबिंग शुरू हुई तो पंचम को याद आया कि रीटा पटेल ने उनसे हुई थोड़ी सी बातचीत में ये कहा था कि वो चर्च गेट में स्थित निर्मला निकेतन होम साइंस कॉलेज का कुछ रेफरेंस दिया था। तो आर.डी. बर्मन और उनके दोस्तों ने तय किया कि वो कुछ दिनों तक इस कॉलेज की निगरानी करेंगे और कुछ ही दिनों की निगरानी में रिजल्ट मिल गया। एक दिन उन्हें रीटा पटेल कॉलेज से निकलकर अपनी कार में बैठकर जाती हुई नजर आई। तीनों ने पीछा किया। पीछा करते करते मरीन ड्राइव पे चौपाटी रोड पर एक 6 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। इस बिल्डिंग का नाम था कॉस्मोपॉलिटन बिल्डिंग। अब काम आसान हो गया और उन्हें यह पता चल गया कि ये लड़की इसी बिल्डिंग में रहती है। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस बिल्डिंग के एड्रेस में वो नंबर ढूंढे जो किसी पटेल के हों। उन्हें ऐसे 3 नंबर मिल गए। पहले बार फोन किया नहीं, दूसरी बार फोन किया नहीं, और तीसरे नंबर का फोन उठाया ही रीटा पटेल ने। आर.डी. बर्मन ने कहा तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं चला आया था, अब तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। और रीटा पटेल मान गई, मिली।
आर डी बर्मन ने पूछा होगा भाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो रीटा पटेल ने बताया कि मैंने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई थी कि मैं आर डी बर्मन के साथ डेट पर जाके दिखाऊंगी। उस दिन रीगल सिनेमा में मेरी सहेलियां भी थी। मेरी सहेलियों ने विटनेस कर दिया कि मैं आपके साथ सिनेमा में बैठी हूं, मैं डेट पे आई हूं, काम खत्म हो गया था, आपका अब इस्तेमाल हो चुका था, अब मेरे पास कोई रीजन नहीं था आपके पास रुकने का, और मैं शर्त जीत गई थी, इसलिए मैं वहां से सटक ली। लेकिन यहां से क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ी और मुलाकातें बढ़ने लगी, और धीरे धीरे ये मुलाकात स्ट्रांग बॉन्ड में बदली, दोस्ती हो गई। दोस्ती होते होते कब प्यार हो गया, और आप ये देखिए इसी रीटा पटेल के साथ आर डी बर्मन ने एक दिन शादी कर ली। एक शर्त से जो कहानी शुरू हुई वो शादी के मंडप पे खत्म हुई। यूं तो ये शादी चली नहीं, लेकिन ये कहानी अपने आप में सही है। रीटा पटेल और आर डी बर्मन। राज कपूर और शैलेंद्र की पहली मुलाकात कैसे हुई, और शैलेंद्र साहब ने राज कपूर के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया, आगे क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। कविराज शायर शैलेंद्र जी, पूरा नाम शैलेंद्र केसरीलाल श्रीवास्तव था। शैलेंद्र जी फिल्मों में आने से पहले रेलवे में वेल्डर का काम करते थे, और साथ साथ इप्टा से भी जुड़े हुए थे। वामपंथी विचारधारा के थे। रेलवे में काम करते करते कविताएं लिखने लगे, शायरी अशार कहने लगे, मुशायरे पढ़ने लगे। आजाद ख्याल आदमी थे, क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे, और वही क्रांतिकारी विचार, आजाद ख्याल उनकी कविता में झलक जाते थे। जनता को इनकी कविताएं बहुत पसंद थी। एक बार राज कपूर जी भी एक मुशायरे में गए, जहां उन्होंने शैलेंद्र की कविता पढ़ते हुए सुना। उन्वान था जलता है पंजाब। राज कपूर इस कविता से बहुत प्रभावित हुए। मुशायरे के बाद शैलेंद्र से मुलाकात की और ऑफर दे डाला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं आग, क्या आप उसमें गीत लिखेंगे? शैलेंद्र साहब ने कहा कि देखिए जी, मैं कवि हूं लेकिन फिल्मी गीतकार नहीं बनना चाहता। राज कपूर चले आए, लेकिन उसके दूसरे दिन उन्होंने शैलेंद्र को फिर अपने ऑफिस में इनवाइट किया। शैलेंद्र से मुलाकात हुई, बहुत तारीफ की शैलेंद्र की उन्होंने, और एक बार फिर प्रस्ताव सामने रख दिया। मगर इस बार भी शैलेंद्र ने इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। राज कपूर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी कविताओं का और आपका फैन बन चुका हूं। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये लिफाफे में कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं इसे बंद कर रहा हूं, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है। ये लिफाफा ऑफिस में रखा रहेगा, आपको जब भी इसकी जरूरत हो आप आके ले जाना। मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका, आपको काम नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप आके ले जाना। शैलेंद्र जी और राज कपूर यहां से अलग हो गए। इस घटना के कुछ अरसे के बाद जब शैलेंद्र जी की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तब हॉस्पिटल का खर्चा जरा ज्यादा था। शैलेंद्र जी के पास इतने पैसे नहीं थे। रुपयों की कमी के कारण उन्हें अचानक राज कपूर की याद आई। वो राज कपूर के ऑफिस पहुंचे। राज जी वहां मौजूद नहीं थे, मगर राज कपूर के कहे वादे के मुताबिक वो लिफाफा वहां ऑफिस में मौजूद था। लिफाफे को उन्होंने लिया, चले आए। जब राज कपूर को शैलेंद्र के आने और लिफाफा ले जाने की खबर मिली, तब भी उन्होंने शैलेंद्र से कांटेक्ट नहीं किया। आप देखिएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन शैलेंद्र पहुंच गए राज कपूर से मिलने, शुक्रिया अदा किया और अपनी कुछ कविताएं उनके सामने रख दी। राज कपूर ने कहा इनकी कोई जरूरत नहीं है। शैलेंद्र बोले एहसान नहीं, कविताएं दे रहा हूं और मैं आपकी फिल्मों के लिए गीत लिखने को तैयार हूं। तो इस तरह इस वाक्य के बाद शैलेंद्र जी ने 1949 की रिलीज फिल्म बरसात में राज कपूर के लिए 2 गाने लिखे। पतली कमर है, तिरछी नजर है और बरसात में हम तुमसे मिले। और उसके बाद तो राज कपूर और शैलेंद्र ये जोड़ी थी। एक्चुअली आरके की तो पूरी अपनी एक टीम थी। राज कपूर, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और ग्रेट शैलेंद्र। प्राण साहब के सिगरेट पीने का स्टाइल
और फिर धुएं के छल्ले बनाने की अदा एक डायरेक्टर को इतनी पसंद आ गई कि उसने सोचा कि इसको प्राण साहब की एंट्री का सिंबल बना दिया जाए। ये सब बताऊंगा कुछ ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। प्राण साहब एक फिल्म कर रहे थे, बड़ी बहन। इस उधेड़बुन में थे कि इस फिल्म में जो उनका विलन का किरदार है उसमें कैसा क्या जलवा करूं कि लोग उसे याद करें। अच्छे एक्टर की ये निशानी होती है कि वो अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता है, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो अपने आप को साबित कर सके कि वो बेहतरीन एक्टर है और जनता उसे याद रखे। अचानक उन्हें यह आइडिया आया कि इस किरदार में उनकी निजी जिंदगी के सिगरेट पीने के स्टाइल को और धुएं छल्ले बनाने के हुनर को यूज कर सकते हैं। धुएं के छल्ले बनाते ना, ऐसा सोचकर उन्होंने फिल्म के निर्माता निर्देशक डीडी कश्यप को यह बात बताई। तो कश्यप साहब ने कहा कि अच्छा आप ऐसा चाहते, पहले मुझे दिखाओ तो सही। प्राण साहब ने वैसे ही सिगरेट पी और वैसे ही छल्ले बनाकर दिखा दी। ये अपनी रियल लाइफ में भी वो करते थे। कश्यप साहब ने, डायरेक्टर साहब ने देखा और उन्होंने कहा अब मैं आपकी एंट्री इन्हीं छल्लों के साथ करूंगा। और कश्यप जी ने पूरा सीन कुछ इस तरह से शूट किया कि पहले प्राण साहब के धुएं के छल्ले हवा में दिखेंगे और जब ये धुएं के छल्ले उस वक्त फ्रेम में दिखाई दे रही गीता बाली से टकराएंगे तो वो चौक पड़ेगी और तभी होगी एंट्री विलन प्राण की। ये लोगों के बीच में बहुत कामयाब रहा। छल्ले पहले आते हैं, हीरोइन के मुंह पे टकराते हैं हु करके और लगता है कि अब आ गया प्राण प्राण प्राण। एक प्रोड्यूसर ढूंढ रहा था एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर को जो उसकी फिल्म का म्यूजिक 3 महीने में पूरा कर दे। नौशाद साहब को अप्रोच किया, उन्होंने ना कह दिया। अचानक एक म्यूजिक डायरेक्टर टकरा गया। उसने कहा कि 3 महीने क्या जी, मैं आपकी फिल्म का म्यूजिक 1 महीने के अंदर सुलटा दूंगा। ये मजेदार आदमी कौन था, राजधानी की स्पीड से काम करने वाला कौन था, ये सुनाऊंगा। आप सुनते रहें ये प्रोग्राम सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 1955 में रिलीज हुई आजाद, निर्माता निर्देशक एसएम नायडू। इस फिल्म को पहले उन्होंने साउथ में बनाया था और वहां हिट होने के बाद वो इसे जल्दी हिंदी में बनाना चाहते थे, जल्दी में थे। इसलिए वो ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढ रहे थे जो फटाफट काम कर दे, जल्दी। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने नौशाद साहब को अप्रोच किया। नौशाद साहब ने कहा कि वो अपनी दूसरी फिल्मों के म्यूजिक में, दूसरे कमिटमेंट्स में इतने बिजी हैं कि वो बहुत कम समय में गाने नहीं बना सकते और उन्हें कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, उससे पहले नहीं हो सकता है। नायडू साहब निराश थे, उनके पास टाइम नहीं था। इसके बाद एक दिन नायडू साहब की मुलाकात हुई सी रामचंद्र से। वो हिंदी, तमिल, तेलुगु और भी कई भाषाओं की फिल्मों में म्यूजिक दे चुके थे और उस वक्त उनका नाम भी था। तो जब नायडू साहब ने ये 3 महीने और कम वक्त वाली बात बताई, अर्जेंसी वाली बात बताई, तो सी रामचंद्र ने कहा कि 3 महीने क्या नायडू साहब, मैं आपकी फिल्म का म्यूजिक 1 महीने में पूरा कर दूंगा। नायडू साहब खुश हो गए और आजाद फिल्म का म्यूजिक दे दिया सी रामचंद्र को। और उन्होंने मेरे हिसाब से 1 महीने से कम के टाइम में सारी की सारी कंपोजिशन और पूरे गाने रिकॉर्ड भी कर दिए थे सुपर फास्ट तरीके से। बहुत खूबसूरत गाने, कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, अपलम चपलम जैसे गीत, सारे गानों की धुनों को सिर्फ 7 दिन के अंदर कंपोज करके फाइनल कर दिया था। 7 दिन के अंदर, 1 महीने की जगह पे 7 दिन। फिल्म बहुत कामयाब रही और फिल्म का म्यूजिक भी सुपर हिट रहा। एक फिल्म की वजह से टूट गई मंगनी सगाई अशोक कुमार जी की। अरे रे रे रे, ये अरे रे रे वाला किस्सा आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।
अशोक कुमार जी की पहली फिल्म जीवन नैया जब रिलीज हुई तो उनकी जिंदगी में आ गया एक भूचाल और तूफान और जिंदगी की नैया डोलने लगी। इस फिल्म को करने से पहले अशोक कुमार जी का रिश्ता भागलपुर के एक बहुत बड़े संपन्न पढ़े लिखे परिवार की लड़की से तय हो चुका था। यह फिल्म रिलीज हुई और देखी गई। लड़की के परिवार वालों को पता चला कि उनका दामाद अशोक कुमार फिल्म में काम करता है, तो उन्होंने यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि भैया हम इज्जतदार शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग हैं और नौटंकी करने वाले भांडों के लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं। बेटी की लाइफ बर्बाद नहीं करेंगे। यही इंप्रेशन हुआ करता था। अशोक कुमार के पिताजी भी बहुत नाराज हुए और यह सख्त हिदायत दी कि गंदा काम छोड़कर वापस घर लौटाओ। अब बेचारे अशोक कुमार क्या करते? कन्विंस करने की कोशिश की पिताजी को कि बाबा मैं कोई गंदा काम, गलत काम नहीं कर रहा हूं, आप एक बार मेरी फिल्म तो देख लीजिए। अच्छा, पिताजी ने कहा दिखाओ। और जब पिताजी ने फिल्म देखी तो और भड़क गए। अशोक कुमार के ऊपर क्रोधित होके उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पराई औरतों के साथ बगीचे में नाचते हो, बेशरम, निर्लज्ज। अशोक कुमार अपने पिता को समझाने की कोशिश की अशोक कुमार कि ये कोई सच्चाई नहीं है, ये तो सिर्फ पर्दे पे किया गया एक एक्ट है, नाटक है, अभिनय है। और वो औरत जो आप जो कह रहे हैं वो औरत देविका रानी है और वो ऑलरेडी शादीशुदा है। इस पे पिताजी और भड़क पड़े, कहने लगे अरे कमबख्त निर्लज्ज, एक तो फिल्मों में गंदे काम करते हो और दूसरा शादीशुदा औरतों के साथ गाते हो, नाचते हो। वहां पर कोई जरूरत नहीं फिल्मों में काम करने की। और इस औरत का क्या है? आप समझ सकते हो जमाने का क्या, किस तरह का परसेप्शन, किस तरह का आउटलुक होगा। वापस घर आओ और वकालत करो। अशोक कुमार उस समय कुछ नहीं बोले और सब्र के साथ अपने पिता के गुस्से के ठंडा होने का इंतजार करते रहे। इसी बीच वो हिमांशु राय की एक और फिल्म साइन कर चुके थे, अछूत कन्या। जैसे ही उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट में उनके और देविका रानी के बीच कुछ रोमांटिक सीन्स का पता चला तो उन्होंने आपत्ति करते हुए कहा कि मैं ये सीन्स नहीं करूंगा। हिमांशु राय ने पूछा क्यों नहीं करोगे भाई? तब हिमांशु राय को अपने पिता के साथ हुए झगड़े की बात याद आई। सबने समझाया कि ऐसा नहीं है, धीरे धीरे तुम्हारे परिवार वाले समझ जाएंगे कि अभिनय है, कलाकारी है। फिल्में रिलीज हुई, सफल हुई। दर्शकों ने अशोक कुमार के काम को बहुत सराहा। अशोक कुमार बन गए हमारे देश के बहुत बड़े स्टार और चढ़ते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे पिताजी का गुस्सा भी ठंडा हो गया। पिताजी को भी लगा कि मेरा बेटा इज्जतदार काम करता है। फिर बाद में बहुत अच्छे परिवार की लड़की के साथ ही अशोक कुमार जी की शादी हुई। ये बड़ा मजेदार किस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया। एक जमाना था कि जब इस तरह के कामों को ठीक नहीं माना जाता था। नाटक, नौटंकी, सिनेमा, ये क्या है? जमाना तो ऐसा था कि ऐसा कहते थे कि मिरासी भांड नक्काल है विषयों के, इस तरह का जमाना था। और आज जमाना ऐसा है कि सिनेमा और क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है। बहरहाल अपने ये कुछ कहानियां आपके साथ शेयर की, अपनी दिल की बातें शेयर की। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने बड़ा प्रेम, मान और सम्मान दिया हमारे इस कार्यक्रम को। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454। उस पर लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफर, देन योर मैसेज। आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत सारी नई कहानियों के साथ। आपका इंतजार करूंगा। ये प्रोग्राम ऐसा है जहां सुनने वालों को भी मजा आता है और सुनाने वाले को भी मजा आता है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।